नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हमारा लेक्चर बेसिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 10 होने वाला है। सेल बैटरी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैं बोलता हूं, आपको कुछ क्वेरी क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके भी सेंड कर सकते हैं। तो हमारे एक स्टूडेंट ने, सुशांत ने, मैं क्वेश्चन सेंड करा था। हालांकि हमारे टॉपिक से अलग था, लेकिन हमारा भाई फ़र्ज़ बनता है क्वेश्चन को बताना, आंसर देना उन्हें। तो आपको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी पर उतार लिया। तो उन्होंने पूछा ये है कि जो हमारा 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस करंट कितना होगा। एम्पियर हमें निकालना है, कितना होगा। तो सुशांत, पहली बात तो सुशांत के लिए नहीं, ये सब आप सब लोगों के लिए। पहले एक बात बताऊं मैं, एक बात देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होता है। हमेशा करंट भाई पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आप लोग एक बात देखें, करंट का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ आया करंट, इसका भी करंट यहाँ गया, इसका भी करंट यहाँ गया। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, वो होगा इधर, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसका भी यहाँ आ जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, इसका सारा चीज़ में मटेरियल यहाँ आ गया, इसका सारा मटेरियल यहाँ आ गया। तो क्या ये क्वेश्चन पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। भाई एक ही डायरेक्शन में ये तीनों नहीं हो सकते। या तो इसे हटाकर आप ऐसे करो, डायरेक्शन चेंज करो वोल्टेज की, 10 वोल्ट यहाँ पर, ये यहाँ जोड़ो और ये यहाँ जोड़ो, तो ये क्वेश्चन पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करवाऊँ तो किरचॉफ्स लॉ लगता है वैसे तो, लेकिन मैं सिंपली इसकी एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं, ये तो थोड़ी टिपिकल से रेजिस्टेंस और इसमें वो ले रखी थी ईएमएफ, मैं आपको थोड़ा सिंपल करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन को। मतलब फॉर्म यही होगी, मैं अपने हिसाब से आपको वो करके दिखाता हूँ। वैल्यूज़ में ले लूँगा, ये मेरा एक रेजिस्टेंस लग गया, ये मेरा एक रेजिस्टेंस लग गया, ये मेरा एक रेजिस्टेंस लग गया। भाई अब तक ऊपर वाला सेम है। यहाँ पर मैंने एक ईएमएफ लगाया, यहाँ पर मैंने एक ईएमएफ लगाया, और यहाँ मैंने एक ईएमएफ लगाया। अब यहाँ ईएमएफ मैंने उस हिसाब से लगाया, इनका डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि एक डायरेक्शन में तीनों के भाई नहीं हो सकते, ये मेरा जंक्शन है, ठीक। तो मैं अगर यहाँ पर मान लूँ, मैं इसे ले लेता हूँ 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसे ले लेता हूँ मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इसे भी ले लेता हूँ 2 ओम का रेजिस्टेंस। और अगर ईएमएफ की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मैं ले लेता हूँ 10 वोल्ट, यहाँ ले लेता हूँ 30 वोल्ट, और यहाँ ले लेता हूँ मैं मान लो 14 वोल्ट। तो आप लोग यहाँ से अगर देखें तो एक बात देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको कुछ नहीं करना। पहले तो इस पॉइंट का, ये जो जंक्शन है, तीनों भाई यहाँ आकर मिल रहे हैं, इन दोनों का डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन भाई ये दोनों तो यहाँ आएंगे और ये जाएगा यहाँ पर। तो इस जंक्शन का पहले मुझे निकालना पड़ेगा पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो उसे निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो इस पॉइंट पर मेरा पीडी कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। भाई जब यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी इतना ही होगा। इस पॉइंट पर अगर देखूं तो यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 होगा।
विजिबल है आप लोगों को? यहाँ 14 वोल्ट मेरा क्या है पीडी। अगर यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ कितना होगा, 14 वोल्ट ही होगा। अब आप लोग एक बात अगर देखें, इस रेजिस्टेंस में से अगर पार होगा ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, तो ऊपर जाकर क्या होगा, कम होगा। ये यहाँ कुछ और होगा, यहाँ मान लेते हैं वी है, यहाँ भी मान लेते हैं कुछ वी होगा, और यहाँ भी मान लेते हैं हम कुछ वी होगा। लेकिन यहाँ किस में होगा, पॉजिटिव में। यहाँ नेगेटिव में होगा तो यहाँ पॉजिटिव में होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग है। अब आप लोग यहाँ से अगर एक बात देखें, मैं इस वाली ब्रांच को अगर लूँ तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 10 माइनस ये वाला v अपॉन में क्या लिखूंगा, रेजिस्टेंस कितना है, 1 है हमारा रेजिस्टेंस। प्लस में मैं क्या कर दूं, क्योंकि भाई इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस में मैंने क्या लिखा, ये वाला 30 वोल्ट अपना 30 माइनस ये हमारा v हमें पता नहीं है कितना है, अपॉन में वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है हमारा। अब मैं इसे करूंगा डायरेक्ट किसके, इसके, इस वाली ब्रांच के। क्यों करूंगा, ये हमने भाई दो ब्रांच ले ली, एक तो ये ले ली और एक ले ली ये वाली ली हमने। 10 वोल्ट में से v माइनस करके अपॉन में रेजिस्टेंस लगा दिया 1, इसमें से 30 माइनस v अपॉन कर दिया हमने 2 ओम था हमारा रेजिस्टेंस। अब इसके मैं डायरेक्ट करूंगा किसको, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग है। आप लोग यहाँ से देखें, प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, ये माइनस में है ये प्लस में, तो डायरेक्शन इनकी चेंज हो जाएगी। मुझे निकालना है इस जंक्शन पे पीडीएफ कितना निकलेगा, मेरा पीडी कितना निकलेगा इस जंक्शन पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 14 ये हमारा दे रखा है, ये 14 है, 14। अब यहाँ पर मैंने माइनस करा था, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे इससे अक्रॉस जा रहा था करंट, तो पीडी हमारा कम होता। लेकिन यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में, तो यहाँ प्लस करूँगा मैं। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अपॉन में रख दो रेजिस्टेंस और इसको कर दो सॉल्व, तो इस जंक्शन का हमारा पीडी निकल के आ जाएगा कितना होगा, ईएमएफ कितना होगा। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 20 माइनस 2v प्लस 30 माइनस v बराबर 14 प्लस v अपॉन 2। इस 2 से मैं इस 2 को काट सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 3v बराबर 14v, 14 प्लस v। अब इसको सॉल्व करूँ आगे तो क्या आएगा, 36 बराबर 4v। तो v मेरा यहाँ से क्या निकलेगा, 9 वोल्टेज। तो इस पॉइंट पर, इस जंक्शन पर मेरा पीडी कितना निकला, 9 वोल्टेज। अब आपको कुछ नहीं करना, अब हमें ये पता पड़ गया कि यहाँ पर 9 वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पर 30 वोल्टेज था, निकलवाया हमारा इसमें से था। मैं आपको अपना क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं तीनों के निकाल के दिखाऊंगा। अब आप लोग यहाँ देखें तो एक बात देखिए आप लोग कि हमारा पहले ले लेते हैं इस वाले का, तो यहाँ पर कितना था 10 और यहाँ पर कितना है 9। आप लोग सब जानते हैं v इक्वल्स टू होता है IR, ओम्स लॉ सबने पढ़ा होगा भाई। v बराबर होता है हमारे किसके, IR के। अब यहाँ से अगर मैं I देखूं तो क्या निकलेगा, v अपॉन R। तो v हमारा कितना हो गया इस वाले रेजिस्टेंस के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस 1 दे रखा है हमें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 ओम तो हमारा रेजिस्टेंस है, और 10 वोल्ट हमारा पीडी है, और निकल के कितना आया है 9 वोल्ट पीडी हमारा। तो निकल के आया है 9 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, इस 10 में से इस 9 को माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, I 10 माइनस 9 अपॉन 1, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 1, तो आंसर आएगा 1 एम्पियर।
तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस था इस पे मैं लिख सकता हूँ कितना आया 1 एम्पियर करंट। ठीक, अब इस वाले का हम निकालें तो अब यहाँ पर हमें ये कितना दे रखा है 30 वोल्ट और निकला कितना है 30 में से 9 को माइनस कर देंगे अपॉन कर देंगे 2 के। वही ऊपर वाली सेम चीज़ करेंगे। आई हमें निकालना है तो हमारा निकला फर्स्ट वाला, ये हम निकालेंगे सेकंड वाला। तो हमें क्या करना है 30 माइनस 9 अपॉन क्या करेंगे हम 2, तो ये हमारा कितना आएगा 21/2 आएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 10.5 एम्पियर। तो यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस पे हमारा करंट कितना होगा 10.5 एम्पियर। हमें इसका पता पड़ गया, इसका पता पड़ गया, अब इसका पता लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें 14 वोल्ट है, यहाँ 9 वोल्ट जा रहा है करंट। ठीक, ये माइनस में था। अब आप लोग तीसरे वाले का अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप लोग एक बात देखें, मैंने सब में से माइनस करा है। अब ये खुद माइनस में जा रहा है तो मैं इसे माइनस में से भी माइनस करूँगा। कैसे, ये आप देखें कि 9 में से मैं माइनस करूँगा किसको 14 वोल्ट को। आप लोग यहाँ अगर देखें तो इसका डायरेक्शन अलग है, इनका डायरेक्शन अलग था। होप करता हूँ मैं आपको बात समझ में आ रही होगी, आपको बात समझ में आ रही। अब यहाँ देखें आप, मैंने क्या करा था कि 30 में से माइनस 9 क्यों करा, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर था, करंट का ऊपर जा रहा था ये करंट। अब यहाँ पे क्या डायरेक्शन है ये, तो मैं भाई माइनस ही तो करूँगा। तो मैंने 9 में से माइनस करा, मेरे जंक्शन पे कितना आया वोल्टेज 9, तो मैं इसमें से 9 को माइनस ही तो करूँगा। और ये मेरा वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस में लूँगा मैं। तो ये कितना आ जाएगा अपॉन में, रेजिस्टेंस मेरा कितना दे रखा है 2, तो मैं अपॉन में 2 कर लेता हूँ। तो मेरा कितना आया, सॉल्व करेंगे आप 9 + 14/2, तो ये कितना हो जाएगा 23/2। ये कितना आएगा 11.5 एम्पियर। तो मेरे इस रेजिस्टेंस पर मैं कह सकता हूँ पीडी कितना है 11, वो एम्पियर करंट कितना है 11.5 एम्पियर। अब आप लोगों को मैंने इतना सॉल्व करके दिखा दिया। मैंने निकलवाया हमारा सिर्फ इस पे था, क्वेश्चन में पूछा एक पे जाएगा, लेकिन मैंने ये आपको तीनों क्यों करके दिखाए, क्योंकि मुझे अपनी बात प्रूफ करनी थी कि मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है या नहीं। आप लोग अगर एक बात देखें यहाँ से, तो करंट मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, सिंपल सी एक बात समझें यहाँ से, तो करंट मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ से जाएगा ऊपर, यहाँ कितना था 11.5 एम्पियर, यहाँ से 10.5 एम्पियर, तो यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बचेगा। अब वो 1 एम्पियर आ गया यहाँ पर, तो हेंस प्रूफ मेरा पूरा जितना भी करंट था वो पूरे तीनों रेजिस्टेंस पे चला गया। यहाँ 11.5 था, इधर से इधर आया, यहाँ कितना चला गया 10.5। अब 11.5 में से 10.5 को अगर आप माइनस करें तो यहाँ कितना आएगा 1 एम्पियर। तो ऐसे ये मेरा प्रूफ भी हो गया कि मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व। आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे प्रूफ करके देख भी सकते हैं आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। लेकिन आप इस जंक्शन का अगर निकाल लें तो आपको पता पड़ जाएगा, इसका निकालना हो चाहे इसका निकालना हो चाहे इसका निकालना हो, आप इस तरीके से टेक्निक से निकाल सकते हैं। तो होप सो सुशांत को भी और आप सब लोगों को भी ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, अपने मेन टॉपिक पर। सेल बैटरी हम कंटिन्यू कर रहे थे तो उस पर देखते हैं हम आगे। तो हम लोग सेल को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने अब तक पढ़ा था वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल में एक्चुअली में हुआ क्या था कि हमने एक तरफ तो एक प्लेट ली थी Zn की, दूसरी तरफ प्लेट ली थी Cu की। Zn वाली में उसी का हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था ZnSO4,
और Cu में CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था और बीच में हमने लगा दिया एक साल्ट ब्रिज। तो अगर हम उस सेल की, वोल्टाइक सेल की रिप्रेजेंटेशन करें ऑफ वोल्टाइक सेल की अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो हम कैसे करेंगे? पहले तो आप लोग एक बात देखें, हमारे पास Zn था एज एनोड, ठीक। वो किस फॉर्म में था? सॉलिड की फॉर्म में था भाई। आप लोग देखें वो क्या था? इलेक्ट्रोड था, तो सॉलिड फॉर्म में होगा। अब उसके बाद हुआ क्या था? ये एक लाइन का मतलब, जो ये लाइन लगी हुई है बीच में, इसका मतलब होता है फेस चेंज। इसका लाइन का मतलब होता है फेस चेंज। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? ये किसमें टूटा था? Zn2+ में। वो किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में अपने में। तो वो उसकी फॉर्म क्या थी? एक्वस फॉर्म थी भाई। एक्वस फॉर्म ही तो थी। इलेक्ट्रोलाइट की क्या फॉर्म थी? एक्वस फॉर्म थी। तो बीच में ये हमारा Zn था सॉलिड स्टेट में, उसके बाद फेस चेंज हुआ, इलेक्ट्रोलाइट में आया, टूटा, उसके बाद बीच में साल्ट ब्रिज लगा हमारा। साल्ट ब्रिज को हम 2 लाइन से डिनोट करेंगे। यहाँ एक लाइन हमने कही थी अपना फेस चेंज, ये हो जाएगा हमारा क्या? साल्ट ब्रिज। ये हो गया हमारा साल्ट ब्रिज। अब इसके बाद क्या आएगा? किस में जाएगा? अब इस देखो, यहां से इसमें आया, इसके बाद किस में गया था? साल्ट ब्रिज में। अब साल्ट ब्रिज से किस में जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा। किसके इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा? CuSO4 में जाएगा। तो वहां पर Cu किस में टूटा था हमारा? Cu2+। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज पिछला लेक्चर देखें, लेक्चर 9, और ये आपको समझ में आएगा रिप्रेजेंटेशन में किसकी कर रहा हूं। और इसके बाद दोबारा फेस चेंज होगा, ये सॉलिड में जाएगा। वो क्या है हमारा? Cu किसकी स्टेट में था? सॉलिड में। ये क्या है हमारा? फेस चेंज। तो ये तो थी हमारी, जब कभी भी आपको वोल्टाइक सेल को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे वोल्टाइक सेल को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे भी हम बताएंगे और सेलों को भी कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तरीका था कि वोल्टाइक सेल को रिप्रेजेंट करने का। अब भाई हमने आपको एक बात बताई कि इतने सारे सेल बने, इतने भाई, जब काम वोल्टाइक सेल से ही हो सकता था तो आगे सेल क्यों बने? इसमें कोई ना कोई कमी निकली होगी, इस वजह से आगे सेल बने। तो अब वो देखते हैं कि कमी क्या निकली, और कमी निकलने के बाद सेल कौन सा बना और कब बना, क्यों बना, किसने बनाया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम हमारी ये आई कि जो हमारी पॉजिटिव प्लेट थी, मैंने अभी बोला था ये था हमारा एनोड और ये था हमारा कैथोड। कैथोड आप लोग पढ़ते हो नेगेटिव होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसको पॉजिटिव प्लेट। मैं इसको क्या बोल रहा हूं? Cu को कैथोड। मैं Cu को क्या बोल रहा हूं? कैथोड। और बोल क्या रहा हूं? ये है पॉजिटिव प्लेट। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आपको ये बात जानी है तो हमारे प्लीज पिछले लेक्चर देखिए। सेल के केस में उल्टा होता है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है डिस्चार्ज के टाइम पर, और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है डिस्चार्ज के टाइम पर। तो जो ये हमारी पॉजिटिव प्लेट थी, हमारा जो कैथोड था, इस पर क्या हुआ? हाइड्रोजन के बुलबुले बनने लग गए। हाइड्रोजन के बबल्स बनने लग गए। हाइड्रोजन के बबल्स बनने लग गए किस पर? हमारी पॉजिटिव प्लेट पर। अब उससे हुआ क्या? दिक्कत क्या हुई थी? अब उन हाइड्रोजन बबल की वजह से हुआ क्या कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस था सेल का वो बढ़ गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जब किसी भी चीज का बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा, तो मान ली वो किस पर फर्क डालेगा? सीधा सीधा V बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वोल्टेज हमारा क्या होगा? सॉरी, V=IR, ये बराबर है। तो इस पे फर्क पड़ा किस पे? वोल्टेज पर।
और हमारा ईएमएफ ये कितना दे रहा था, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ईएमएफ अप्रोक्स दे रहा थे 1.10 वोल्ट के अप्रोक्स। तो आप लोग एक बात देखें यहाँ से कि जब हमारा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से हमारे पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या आएगा, फर्क पड़ेगा, सिंपल सीधी बात। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आगे एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता वोल्टाइक ने, मैंने इतना कॉन्सेप्ट दे दिया, इतना मैंने सेल बना दिया भाई, इसके आगे मेरे बस की बात नहीं है। तो इनका जो आइडिया था पूरा, मतलब इन्होंने भी चोरी करा था भाई किसी से, लूजी गैल्वेनी से, तो इनका जो था वो आगे कंटिन्यू किसने करा, डैनियल ने। अब बताते हैं डैनियल ने करा क्या। तो अब आ जाता है हमारा अगला सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, डैनियल सेल। डैनियल स्पेलिंग देख लेना भाई, अगर कई जगह पर अलग अलग मिलती है स्पेलिंग। डैनियल सेल, इनका पूरा नाम था जॉन, पूरा नाम लिख लेना भाई, जरूरी है लिखना, जॉन फ्रेडरिक डैनियल, ये इनका पूरा नाम था। सन 1836 में, 1836 में इन्होंने सेल दिया, कौन सा, डैनियल सेल। अब ये डैनियल सेल था क्या, सेम वही चीज थी जो हमारे वोल्टा ने करी थी। इन्होंने एक बीकर ऐसे लिया, एक बीकर ऐसे लिया भाई, जो वोल्टा ने करा था सेम वही काम करा। इसके अंदर एक प्लेट डाली, इलेक्ट्रोड डाला, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डाला, ये जोड़ दिया लोड से, लोड है हमारा, ये लोड से जोड़ दिया। अब इसके अंदर भरा हुआ था इलेक्ट्रोलाइट। अभी मैं बताऊंगा एक प्लेट किसकी थी, क्या इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, और सेम उसी की तरह इन्होंने क्या करा कि एक साल्ट ब्रिज लगा दिया। अब हुआ क्या कि इन्होंने करा क्या, ये वाली प्लेट ली, ये ली थी सीयू की, ये प्लेट किसकी ली, सीयू की, और इसी का भरा क्या इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट CuSO4। अब ये वाली, ये तो हमारी पॉजिटिव प्लेट होगी डिस्चार्ज के टाइम पर, ये आप लोग याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके समझ में नहीं आ रही तो प्लीज पिछला लेक्चर देखिए। मैं बोल इसको क्या रहा हूं, कैथोड, और कह रहा हूं पॉजिटिव प्लेट। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात अगर आपको समझनी है, ये डिस्चार्ज के केस में अलग अलग चार्ज चेंज हो जाता है, तो आप पिछला लेक्चर देखिए प्लीज, तब आपको ये समझ में आएगी। ये वाली जो प्लेट ली थी वो ली थी एनोड Zn का, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा था, ZnSO4, और सिंपली ये साल्ट ब्रिज लगा दिया था KCl का। तो सेम वही चीज थी, लेकिन लिमिटेशन लगा दी कि ये मैं Zn ही लूंगा, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट भरूंगा, इसमें Cu ही लूंगा, और इलेक्ट्रोलाइट ये भरूंगा। लिमिटेशन ये लगाई किसने, डैनियल ने। और हालांकि इसकी जगह पर यहां किसने, या आप लोग अगर देखें तो चीज वही आएगी, सेम निकल के, सेम आपको वही सेल दिख रहा होगा कि जो उसने वोल्टा ने बनाया था, सेम वही सेल इन्होंने बना दिया। अब चेंज क्या था, अगर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि उन्होंने करा क्या, अगर मैं इस राइट हाफ को ले लूं और आपको अगर मैग्नीफाई करके दिखाऊं, तो यहां देखें, इसने करा क्या कि ये तो हमारा साल्ट ब्रिज जा रहा था, ठीक, समझने की कोशिश करना, और ये हमारा क्या था, कैथोड, जिस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, Cu का लिया, और ये इसमें भरा हुआ था इलेक्ट्रोलाइट, क्या, CuSO4।
अगर कोई बच्चा, ये दोस्त हमारा, अगर ये पहली बार लेक्चर देख रहा हो, उसके टर्म समझ में ना आ रही हो, तो प्लीज़ पिछला लेक्चर देखिए कि इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, ये एनोड, कैथोड, चार्ज कैसे चेंज हो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आप पिछले लेक्चर नहीं देखेंगे। बेस अगर नहीं समझा, ये मैंने बेसिक इसका पहले बता चुका हूँ, अब मैं समझा रहा हूँ ये सेल वर्किंग प्रिंसिपल इनका क्या होता है, कैसे डायग्राम, ये चीज़ें आपके जब भी समझ में आएंगी जब आप इसका बेस जानते होंगे। तो प्लीज़ अगर यहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके समझने की कोशिश करेंगे तो भी पिछला लेक्चर प्लीज़ देखिए समझने के लिए। तो इसने करा क्या था, सेम वही डायग्राम ले लिया था, डैनियल ने वोल्टा का सेम वही डायग्राम ले लिया, लेकिन इसने एक लिमिटेशन लगा दी कि मैं जो एनोड लूंगा वो Zn का ही लूंगा और कैथोड लूंगा वो किसका लूंगा, Cu का ही लूंगा। और एक और चीज इसने करी, क्या करा कि कॉपर की, इसने क्या करा, कॉपर की एक डिस्क लगा दी इसके ऊपर, ऐसे कॉपर की एक डिस्क रख दी इसके ऊपर भी करके, और कुछ कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े स्प्रिंकल फॉर्म, मतलब स्प्रिंकल कर दिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स कॉपर के, ऐसे। ये चेंज करा था किसने, डैनियल ने, वरना चीज तो वही सेम निकल के आ रही थी जो वोल्टा ने करी थी। तो इसने क्या करा, एक तो प्लेट लगा दी, डिस्क लगा दी किसकी, कॉपर की, प्लस ये कॉपर स्प्रिंकल कर दिए। ठीक, तो दो चीजें इसने करी, एक तो कॉपर की डिस्क लगा दी, दूसरा कॉपर स्प्रिंकल कर दिया। अब ये इसने इतना सब करा, इससे हुआ क्या, ये करा क्यों इसने, अब उसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसे करने से हुआ क्या कि ये जो हमारा CuSO4 था, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था CuSO4, ये क्या हो गया, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड को अगर आप लोग हिंदी में देखें तो बोलते हैं परिपूर्ण। भाई मेरी हिंदी थोड़ी नहीं, बहुत खराब है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी में बोलते हैं इसको परिपूर्ण, सैचुरेट को। अब इस सैचुरेट का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो कॉपर की डिस्क लगाई और इसने कॉपर ऊपर छिड़क दिया, कॉपर की एक तो डिस्क लगाई और उसके बाद क्या करा कि ऊपर से कॉपर छिड़क दिया। इससे हुआ क्या कि CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट जो मेरा अंदर भरा हुआ था वो क्या हो गया, सैचुरेटेड, परिपूर्ण हो गया। अब ये सैचुरेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं कि मैं एक गिलास में पानी ले लेता हूं, मैं उसमें चीनी मिलाता जाऊं, मतलब 1 चम्मच डाली, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, फिर 4 चम्मच, एक लिमिट ऐसी आएगी कि जहां चीनी पानी में डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी। और जब डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी तो वो खाली चीनी जो होगी वो सॉलिड फॉर्म में ही नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। आप लोग कहें एज अ PPT, मान लो कि PPT के फॉर्म में रह जाएगी, वैसे रहेगी तो सॉलिड की फॉर्म में ही, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो सैचुरेट का मतलब वो होता है, वो लिमिट होती है किसी भी चीज की कि उसमें कोई भी चीज अब आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसकी वो लिमिट खत्म हो गई कि वो अपने अंदर कुछ डिसॉल्व कर सके। तो ये लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, लिखना हो तो किसी बच्चे को लिख लीजिएगा कि सैचुरेट का मतलब क्या है, अब और कोई भी चीज डिसॉल्व नहीं होगी उसके अंदर। तो अगर डिसॉल्व आप करने की कोशिश भी करोगे तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा, PPT के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे उसके। अब इससे फायदा क्या हुआ, जो हाइड्रोजन के बबल आ रहे थे इस पर, किसमें, वोल्टाइक सेल में। अभी हमने आपको पीछे बताया कि वोल्टाइक सेल में दिक्कत क्या हुई थी कि हमारा जो कैथोड था उस पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन के बुलबुले बन रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कम हो रहा था और पोटेंशियल डिफरेंस में दिक्कत आ रही थी। तो जब हमने ये सॉल्यूशन, जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट था, हमने क्या कर दिया, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कर दिया तो भाई हाइड्रोजन के बबल ये सैचुरेटेड, इसमें कुछ चीज मिल ही नहीं सकती, तो हाइड्रोजन
कि बबल इसमें फॉर्म हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्यूशन कैसा कर दिया हमारा, सैचुरेटेड, कि इसमें कोई भी चीज, अब इसकी लिमिट खत्म कर दी हमने, इसमें कोई भी चीज अब मिल नहीं सकती, चाहे आप कुछ भी मिला लो, अगर कोशिश भी करोगे तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन जाएगी। तो इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन के जो बबल थे वो बनना बंद हो गए। हाइड्रोजन के जो बबल थे वो बनना क्या हो गए, बंद हो गए। तो इससे क्या हुआ कि इसने जो दिक्कत आ रही थी वोल्टाइक के सेल में वो इसने दूर कर दी डैनियल ने। तो यहां तक होप करते हैं आप समझे होंगे। कुछ नहीं करा था इसने, सेम वही चीज ली थी, बस ये लेफ्ट राइट हाफ जो था हमारे सेल का उसमें इसने एक कॉपर की डिस्क लगा दी और ऊपर से कॉपर स्प्रिंकल कर दिया अंदर। इसके वजह से हुआ क्या कि अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था वो कैसा हो गया, सैचुरेटेड, उसमें कोई भी चीज अब मिल नहीं सकती। तो जब भाई कोई चीज मिल नहीं सकती तो ना तो उसमें कुछ भी कर लो, अब तुम कुछ आएगा ही नहीं उसमें, तो हाइड्रोजन बबल भी नहीं आएंगे। तो हाइड्रोजन बबल की जो प्रॉब्लम थी, फॉर्म जो हो रहे थे वो बनना बंद हो गए। तो ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग अगर एक बात और बताएं, आपको जो ईएमएफ थी किसकी, वोल्टाइक सेल की, वो डैनियल सेल की, वो सेम दी थी जितनी दे रहा था वोल्टा का सेल, उतनी ही ईएमएफ दी किसने, डैनियल ने, 1.1 वोल्ट। उसने करा कुछ नहीं था, सेम सेल था भाई, तो सेम ही तो ईएमएफ देगा, वो सेम सेल था, बस उसने जो हाइड्रोजन बबल की जो दिक्कत थी वो उसने दूर करी और ईएमएफ जितना वोल्टा का भी 1.10 दे रहा था, इसका भी 1.1 वोल्ट ही दे रहा था। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अब तक। अब इसके बाद और भी सेल बने। अब भाई यहाँ तो सारी दिक्कतें खत्म हो गई, सब चीजें, लेकिन इसके बाद क्यों आगे सेल बनाए गए, तो उसका भी एक रीजन, उसका रीजन ये था कि ये जो हमारे सेल बन रहे थे, ये जो अब तक दो साइंटिस्ट हमारे सेल बना चुके थे भाई, तो इन दोनों ने जो सेल बनाए, पहली बात तो इसने तो भाई पूरा वोल्टा का वो उठा लिया था कॉन्सेप्ट, और सेल तो पहला वोल्टा ने ही बनाया, अब वोल्टा का सेल इसने उठाया और उसमें जो कमी थी वो इसने दूर कर दी। लेकिन जो इनके सेल का साइज था वो बहुत बड़ा हो जा रहा था। अब भाई स्पेस जब टेक्नोलॉजी बढ़ानी होती है तो अच्छी चीज कम जगह में, पहले फैन आते थे बहुत बड़े बड़े, अब फैन आते हैं बहुत छोटे छोटे और उनसे अच्छी हवा देते हैं। तो वही चीज करनी थी कि इनका जो ईएमएफ बढ़ाना था और जो ये साइज था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इनका साइज करना था कम। तो इसके बाद इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए 1865 से लेके 1866 के बीच में, उन्होंने करा था इन्वेंशन, लेग्लांचे था उनका नाम, जो पूरा नाम जॉर्ज लेग्लांचे। उन्होंने क्या करा, साइज छोटा कर दिया था सेल का। तो वो अगर हम आपको बताएं, अगर मैं आपको एक सिंपली बता देता हूँ, लेग्लांचे, कल के अगले लेक्चर में हम यहाँ से इनकी स्पेलिंग में बहुत मैटर होता है, कहीं पे आपको कुछ मिलेंगी स्पेलिंग और कहीं कुछ मिलेंगी स्पेलिंग। पूरा नाम था जॉर्जिस, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, जॉर्जिस था, वैसे तो बोलते हैं जॉर्ज लेग्लांचे। और 1865 से लेके 1866 के बीच में उन्होंने इन्वेंशन करा था। क्या करा था, कुछ नहीं करा था, करा तो बहुत कुछ था, लेकिन मेन काम क्या करा था, साइज कर दिया था सेल का कैसा, छोटा। इन्होंने मेन काम क्या करा था कि सेल का साइज कर दिया था छोटा, सेल का साइज छोटा करा और क्या करा कि वोल्टेज बढ़ाई सेल की। भाई साइज भी छोटा करा और वोल्टेज भी बढ़ाई। उनमें क्या हो रहा था पीछे वाले सेलों में कि साइज बहुत बड़े बड़े थे और वोल्टेज वो कैसी दे रहे थे हमें, बहुत कम, ना के बराबर। तो ना के बराबर तो नहीं, लेकिन बहुत 1.1 बहुत कमी होती है। अब इसे अगर हम समझाएं आपको तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसे
हम अपने अगले लेक्चर में बताएंगे। और मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहे हों, जो नए स्टूडेंट हैं हमारे, तो प्लीज़ पिछली वीडियोस देखिए। जब तक आप वो नहीं बेसिक नहीं समझेंगे, इसका बेस नहीं समझेंगे सेल का, सेल बैटरी से ही ले लीजिए अगर ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहते तो। सेल बैटरी का आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में हमारी में, वहाँ से कंटिन्यू करिए और देखिए। जब आपको ये सारे सेल समझ में आएंगे और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, जैसे सुशांत ने भेजी हमें दिक्कत अपनी, तो आप लोग भी ऐसे कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड भी। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन से रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर। अगर या तो पर्सनली मैसेज कर दूंगा या फिर यहीं पर दूंगा, वैसे तो बेसिकली बनाकर। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं पर्सनली भी समझा दूंगा। तो होप करते हैं आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने आज डैनियल सेल पढ़ा और वोल्टाइक सेल के कुछ लिमिटेशन जो थी वो और कमियां क्या थी वो हमने दूर करी। आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जॉर्ज लेक्लांचे, जिन्होंने सेल बनाया था। जॉर्ज लेक्लांचे ने सेल बनाया था साइज छोटा करके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। होप करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।